नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों आज से आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड मैथ्स क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको कल ही बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि जो शुरू के 4-5 वीडियो होंगे या 6 वीडियो होंगे उसमें हम पहले सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था 2020 का, जो बाद में पोस्टपोन कर दिया गया और जिसका रिमेनिंग बच्चों के लिए जो रीशेड्यूल्ड डेट आई है वो उन्हीं के लिए आई है। तो जिन दिनों में एग्जाम हुआ था, जैसे 12, 13, 15, 16 और 19, 5 दिनों में एग्जाम हुआ था, 15 शिफ्ट में हुआ था। सारे क्वेश्चंस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेमोरी बेस्ड लगभग 250 क्वेश्चंस मेरे पास हैं। तो उन 250 क्वेश्चंस को पहले कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इससे हमें एसएससी का माइंडसेट है इस एग्जाम को करवाने का, किस लेवल के क्वेश्चंस देगी, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देगी, ये सीखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके सीजीएल एग्जाम है उसमें भी एकदम सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में उसी टाइप के क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो आप लोगों को मैं ऐसे एकदम बेसिक से नहीं जाऊँगा। अगर आपको बेसिक सीखना है तो बेसिक के लिए आप पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ज्योमेट्री में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ देख लेंगे। अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रही है, परसेंटेज देख लेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 25 प्रश्न करवाने में 25 घंटे लगे। 25 प्रश्न मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो बननी चाहिए और 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपका टाइम किल होगा, तो आप उससे ज़्यादा रिविजन खुद ही कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है या उसका फार्मूला आपको नोट करना चाहिए, तो मैं वो बता दूंगा कि ये फार्मूला नोट कर लेना, बाकी धड़ाधड़ देखते जाओ, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी वो ये है कि आपकी जो वीडियोज होंगी, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज जो होगी, वो वीडियो सुबह 10 बजे आपको मिलती रहेंगी टिल योर एग्जाम डेट। आपके एग्जाम डेट तक रोज सुबह 10 बजे आपको चैनल विजिट करना है। 10 बजे मैं वीडियो को लाइव कर दूंगा, 10 बजे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 बजे ध्यान रखें, 10 बजे चैनल पे जरूर आना है, दिमाग में बिठा लो, 10 बजे यहीं पे मिलना। शुरू करते हैं। और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है, जहां अच्छे प्रश्न आएंगे वो नोट कर लेना है। और बाकी ये समझ लो ये आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो रिवीजन हो जाएगा, नई नई मेथड्स भी सीखने को मिल जाएंगे। जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, और बाकी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, पीडीएफ वहीं पे शेयर कर चुका हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीन पे सीधे लेके चलता हूँ, वहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मजे करते हुए पढ़ें। सीएचएसएल 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस टोटल 22 क्वेश्चन हमें मिले हैं। डीआई वाला क्वेश्चन नहीं मिल पाया क्योंकि डीआई पाई चार्ट से था और पाई चार्ट किसी को याद नहीं रहता। हालांकि मैंने डीआई की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, जो सीजीएल 2018, सीएचएसएल 2018, सीजीएल 2019, सीएचएसएल 2019, सीपीओ 2019, सीपीओ 20, मतलब जो 18, 19, 20 के पेपर हैं उनमें पूछे गए डीआई के क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप डीआई वाला चेक कर सकते हैं उधर से। उन्हीं में से एक टाइप की कोई ना कोई आपको डीआई मिल जाएगी एग्जाम में, सीएचएसएल के भी और सीजीएल के भी, ठीक है। और आपको डेली वीडियो ये वाली 10 बजे मिलेगी, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 10 बजे तैयार रहना है। आज 22 प्रश्न हमारे पास हैं, तो 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पीडीएफ आज हिंदी में नहीं मिल पाया क्योंकि मैंने खुद टाइप कराया। हिंदी वाले जैसे टाइप करने वाला कोई मिल जाता है, अगले दिन से मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी रहे। बाकी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, अंग्रेजी में है तो भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, ये कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। कहा गया कि एक वृत्त की कोई जीवा ए बी है जो वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। अगर जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो आपको वृत्त का व्यास निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जीवा ए बी है जो केंद्र से कितनी दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर। केंद्र इसका ओ कुछ होगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी ये 4 दिया गया। हम मान लेते हैं ये जिस पॉइंट पे लाई करता है, मतलब परपेंडिकुलर जो है वो आपको एम पॉइंट उसका फुट है, ठीक है। आपको निकालना है व्यास, उसके लिए आपको पहले निकालनी पड़ेगी त्रिज्या। आपको पता होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो जीवा को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सर्किल का एक कॉन्सेप्ट है या थ्योरम है, हम कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्किल बाइसेक्ट्स दैट कॉर्ड। यानी कि अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब ड्रा करें तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। जीवा पूरी 6 सेंटीमीटर की थी तो एम और बीएम दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 3 3 के हो जाएंगे। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, क्योंकि ओ एम ए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब त्रिज्या अगर 5 आ गई तो आपको निकालना था व्यास। व्यास कितने का हो जाएगा, त्रिज्या का दूना, यानी कि 5 दूनी 10। आपका आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न आपके पास अलजेब्रा से है। कहा गया इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6√3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको ये पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। यानी एक्स प्लस 1/x की अगर वैल्यू आ गई तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकल जाएगा। कैसे कि अगर एक्स प्लस 1/x ए हो तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाता है ए क्यूब माइनस 3 है। यानी आपके पास वैल्यू किसकी होनी चाहिए, एक्स प्लस 1/x की। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका ए के जगह पे वैल्यू रख देंगे, आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्स प्लस 1/x निकालना है तो आपको हमेशा जैसे एक्स प्लस 1/x निकालना है और इक्वेशन को दिया गया तो आपको जिसमें एक्स है उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देना है। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6√3x लिख लिया, ट्रांसफर कर दिया। यहाँ निगेटिव था, राइट हैंड साइड आया पॉजिटिव हो गया। फिर एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 6√3 हो गया। यानी अब आपके पास जो निकालना था एक्स प्लस 1/x वो निकल के आ गया, यानी ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बस आपको पता है अगर एक्स प्लस 1/x ए हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3 है। यानी 6√3 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 6√3। बस आप खट से 6√3 कॉमन ले लीजिए चाहिए तो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6√3 का होल स्क्वायर तो छक्का 36 और तियाँ 108 और माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 108 माइनस 3 105 छक्के 630√3 हो जाएगा। समझ आ गया। आपको क्या काम करना है, बस x प्लस 1/x अगर पता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3। यहाँ पे हमने 6√3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 6√3 का होल स्क्वायर बचा, 6√3 का होल स्क्वायर 108 हो जाएगा और माइनस 3 यानी 105, 105 का 6 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 630। राइट, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिएगा, पार्टनरशिप का प्रश्न है या हम कहें साझेदारी का प्रश्न है। कहा सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। इफ बी शेयर आउट ऑफ द टोटल मनी इज Rs 15,000 देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड सी। कहा गया कुछ धन था जिसको हमने ए बी सी के बीच डिवाइड किया, ए बी और सी के बीच डिवाइड किया। कहा गया ए का हिस्सा 2 आया, बी का हिस्सा 3 आया और सी का हिस्सा 7, ये इस अनुपात में डिवाइड किया गया। अब कहा गया बी का हिस्सा अगर 15,000 हो, आपको दिख रहा है कि बी का हिस्सा 3 है, यानी 3 बराबर आपको दिया गया 15,000। 3 बराबर 15,000 यानी हम कह सकते हैं 1 बराबर 5,000। अब 1 बराबर 5,000 हो गया। आपसे कहा गया कि ए और सी के शेयर के बीच का डिफरेंस निकालिए। आपको पता है ए का शेयर 2 है, सी का शेयर 7 है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5। अगर एक रेशियो 5,000 के बराबर है तो 5 रेशियो 5 गुणे 5,000 के बराबर होगा, यानी कि 5 × 5 = 25,000 रुपये इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। समझ आ गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो आप उस कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P 2 सेकेंड्स PBA एंड PDC आर ड्रॉन टू द सर्किल सच दैट सेकेंड PDC पासेस थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखिएगा, कहा गया 2 छेदक रेखाएं हैं, यानी 2 प्रतिच्छेदक रेखाएं, हिंदी वाले ध्यान से देखें। कहा गया 2 प्रतिच्छेदक रेखाएं किसी वृत्त की जो P से खींची गई हैं, यानी ये पॉइंट P है। आपको एक चीज़ और दिया गया कि जो PDC है वो O से पास होती है, यानी कि PDC अगर O से पास हो रही है, यानी D पॉइंट ये है, C ये है, और अगर इसी पे वृत्त का केंद्र लाई करता है तो हम कह सकते हैं DC हमारा व्यास हो जाएगा। ठीक है, और PBA कुछ इस प्रकार से है कि ये PBA इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, अब आपको जो दिया गया है वैल्यू जो पुट कर देनी है। आपसे कहा गया कि PB बराबर 8, PB यानी कि PB बराबर ये वाला भुजा 8। ठीक है, AB बराबर 12, AB बराबर आपको 12 दिया गया। OP बराबर 18। अच्छा, हम त्रिज्या अगर R माने तो R ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा। OP पूरा 18 है, आपको पता है OD R है तो ये 18 माइनस R हो जाएगा। देखिएगा 18 माइनस R हो जाएगा। अब आपको निकालना है रेडियस, यानी R की वैल्यू निकालें। सेकंड के लिए एक फार्मूला होता है, अगर 2 सेकंड आपको दी गई हो तो आपको पता होगा कि ये फार्मूला होता है PB इंटू पूरी सेकंड PB इंटू PA बराबर, ऐसे दूसरी सेकंड के लिए PD इंटू PC, यही होता है फार्मूला। तो PB की वैल्यू कितनी है 8 गुणे PA कितना हो जाएगा 8 12 20 8 12 20 इज इक्वल टू PD कितना है 18 माइनस R इंटू PC। एक मिनट, PC कितना है, इतना 18 है, ये R है तो ये 18 प्लस R हो जाएगा। राइट, ऐसा प्रश्न CGL में आपको देखने को मिला था। अब देखिए 8 गुणे 20 बराबर 18 माइनस R इंटू 18 प्लस R। अब एक चीज़ बताइए, आप अगर यहाँ पे R बराबर क्या पुट कर देते हैं, R बराबर अगर 2 पुट कर देते हैं,
आर बराबर 2 पुट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। यानी हो गया 8 गुणे 20 बराबर 18 माइनस आर इंटू 18 प्लस आर। यानी हम कह सकते हैं 160 बराबर 18 ट्रियम 324 माइनस आर स्क्वायर। या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 324 माइनस 160 यानी 164। यानी ऐसे आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 164 यानी 2 रूट 41 हो जाएगा। 2 रूट 41 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा भैया कि ये फार्मूला हमें पता है कौन सा, पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी। ये फार्मूला होता है, ये आपको पता है कॉन्सेप्ट। हमने पी बी की वैल्यू कही 8 है, पी ए कितना हो जाएगा 8 12 20 यानी 8 गुणे 20 बराबर ये इतना 18 माइनस आर है, पूरा 18 प्लस आर हो जाएगा क्योंकि इतना 18 है, ये आर है तो 18 प्लस आर। हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यानी 18 का स्क्वायर 324 माइनस आर स्क्वायर बराबर 8 20 में 160 यानी आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 324 माइनस 160 यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 164। आर स्क्वायर 164 तो आर बराबर 2 रूट 41। कैलकुलेशन पे आपको नहीं जाना है, आपको बस बेसिकली ध्यान देना है ये फार्मूला होता है और अप्लाई किस प्रकार से करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आपसे कहा गया कोई कार है जो 48 किलोमीटर 40 के स्पीड से 52 किलोमीटर 65 की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको पता है 48 किलोमीटर 40 के स्पीड से गई होगी तो कितना समय लगा होगा, 48/40। या हम काट दें तो ये किससे कटेगा 12/10 यानी कि किसे 8 से काटें, 8 छक्के 48, 6/5 घंटे इधर लगे। और अगर 52 किलोमीटर को 65 से जाया जाए तो 52/65 समय इधर लगा होगा, यानी कि 52 13 चौको 52 13 25 65 यानी 3/5 घंटे का समय इधर लगा होगा। अब आपको निकालना क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस। आपको पता है टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 48 और 52 इधर यानी कि 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, बटे समय कितना लगा है 6/5 घंटे इधर 3/5 घंटे इधर यानी 9/5 यानी 5 ऊपर चला जाएगा यानी 500/9 आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। या हम कह सकते हैं 9/5 9/5 सही 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड है। समझ आ गया आपको स्पीड क्या आ गई, आपकी स्पीड क्या आ गई 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटे। 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी स्पीड है, आपको पता चल गया किसकी स्पीड है, किसकी स्पीड आई है, ये आई है एवरेज स्पीड किसकी कार की। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 48 को 40 से ट्रेवल करेगा तो 48/40 समय लगेगा, ठीक है। और इधर ऐसे 52 को 65 से तो 3/5 घंटे लगे। आपको टोटल टाइम पता चल गया 9/5। टोटल डिस्टेंस है 48 इधर और 52 इधर यानी 100 किलोमीटर अगर वो 9/5 घंटे में ट्रेवल करती है तो आपका एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 100/9/5 यानी 500/9 500/9 यानी 55 सही 5/9 किलोमीटर प्रति घंटे, राइट। ये प्रश्न देखिएगा और ऐसे डिट्टो प्रश्न आपको CHSL और CGL दोनों में देखने को मिलेंगे। कहा गया इन ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड AD ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर इज ड्रॉन सच दैट DC बराबर 3√3 AB बराबर 6√3। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो ये आपको कोई ट्रायंगल है ABC, हमने लिख दिया ये A है, ये B है, ये C है। एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये AD है, ठीक है। आपसे कहा गया कि AD की लंबाई 9 है, AD की लंबाई 9 है, ठीक है। अच्छा DC की लंबाई कितनी है 3√3 है, DC की लंबाई 3√3 है, ठीक है। AB बराबर 6√3 है, AB बराबर 6√3 है। आपको एंगल A निकालना है। अब आपको ध्यान देना है एंगल A निकालने के लिए आपको ये वाला कोण पता होना चाहिए, ये वाला कोण पता होना चाहिए। तो अगर हम ट्रायंगल ABD में आएँ और ये इसको थीटा मान ले रहे हैं, अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, 3√3 से काट दो, ये √3 ऊपर बचेगा और बटे 2 ये बचेगा। कॉस थीटा बराबर √3/2 यानी थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30। ऐसे यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा लें, इसको हम मान ले रहे हैं, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं या फाई मान ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कॉस फाई लें, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कॉस फाई की बात करूँ, कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई ना लेके टैन फाई निकालो, टैन फाई ले लो। टैन फाई कितना हो जाएगा, टैन फाई बराबर हो जाएगा लंब फाई के सामने वाली भुजा 9 बटे आधार 3√3 यानी ये हो जाएगा √3 यानी टैन फाई इज इक्वल टू √3। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना हो गया 60। आपको पता है ये 90 है, 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। ये 30 है,
ये भी 30 है, यानी पूरा कोण ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। बात खत्म हो गई, समझ आ गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 kg राइस इज 1040। ऑन सेलिंग 36 kg राइस अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस। कहा गया कि 36 किलो जो आपका चावल है उसका मूल्य 1040 रुपये। आपको पता है 36 kg का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1040, लिख दीजिए। आपको और दिया गया कि 36 किलो जब वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर। हम मान लेते हैं कि 1 किलो को बेचने वो x रुपये में बेचता है, तो 36 को कितने में बेचेगा 36x में। 36x सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है 10 किलोग्राम के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 10x का प्रॉफिट आ रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया कि 36x रुपये का उसने बेचा तो 10 के विक्रय मूल्य यानी 10 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य x है तो 10x का लाभ होता है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 36 किलोग्राम का। 36x में बेचा 10x का लाभ, यानी कि कॉस्ट प्राइस 36x माइनस 10x यानी 26x, और यही कॉस्ट प्राइस दिया गया 1040, यानी 1040 बराबर 26x, यानी x बराबर हो गया 40। अब आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस। 5 kg राइस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 गुणे 40 यानी कि 200। समझ आ गया? हमने कहा 36 kg 1040 में खरीदता है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा 1 किलोग्राम का अगर विक्रय मूल्य x रुपये हो तो 36 को 36x में बेचेगा, लेकिन आपको दिया गया 36x में बेचने पे उसे 10x का फायदा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस 36 किलोग्राम चावल के लिए 26x है, जो कि आपको 1040 दी गई, यानी 1040 बराबर 26x, यानी x बराबर 40, यानी 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य आ गया 40। अब 5 किलोग्राम का पूछा गया, 5 गुणे 40 200 हो जाएगा। ये प्रश्न भी कुछ कम नहीं है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। CGL या CHSL किसी पेपर में मैंने देखा था पहले भी 18 या 19 के पेपर में। कहा गया x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 117, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 13। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। बहुत आसान सा प्रश्न है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है आपको, अगर इसमें देखें अगर हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला बैठा है ना। तो आप ज़्यादा दिमाग न लगा के आप ये देख लिया करो कि क्या निकाल लें तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, यानी हमें एक्स वाई निकालना है। एक्स वाई अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अब देखो अगर हम इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, किस वाले का, इसका, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2bc यानी कि 2x वाई क्यूब प्लस 2ca यानी कि 2x क्यूब वाई। ये बराबर कितना आ गया 13 का स्क्वायर यानी 169। इतने की वैल्यू आपको पता है क्या है 117, यानी इधर चली जाएगी, ये 117 घट जाएगी, यानी ये आ जाएगा 52। ठीक है, अब देखिएगा ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई क्यूब माइनस 2x क्यूब वाई यही बचा है। अब यहाँ पे माइनस 2x वाई कॉमन ले लो, माइनस 2x वाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये पहले यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस एक्स वाई, और ये बराबर आपका आ गया 52। ठीक है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 13 है, तो 13 से 52 कट के 4 हो जाएगा, यानी माइनस 2x वाई बराबर 4, यानी एक्स वाई बराबर आ गया -2। अब एक्स वाई बराबर -2 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई बराबर -2 है, माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 13, यानी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 - 2 यानी 11 हो जाएगा। समझ आ गया? तो आपको ये ध्यान देना है कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, उसके लिए हमें ये देखना है कि अगर कोई इक्वेशन या कुछ भी दिया गया है उससे हम कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि एक्स वाई अगर निकल आएगा तो आप आराम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। कहा गया ट्राइंगल ए बी सी में ए डी मीडियन है साइड बी सी की, ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है, इसकी मीडियन है ए डी, ड्रॉ कर लीजिए, ये ए डी मीडियन है मान लेते हैं। ठीक है, कहा गया पॉइंट ई एफ एंड जी डिवाइड्स मीडियन ए डी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी ई एफ जी जो है ई ये हो गया, एफ ये हो गया और जी ये हो गया, ये इसको 4 बराबर भागों में बांटता है। तो आपको रेशियो निकालना है बी एफ जी ट्राइंगल की एरिया का, एक मिनट, बी एफ जी ट्राइंगल की एरिया का पूरे ट्राइंगल की एरिया से। ठीक है, अब आपको ध्यान जो देने वाली बात है वो ये है, आपको पता है कि जो ट्राइंगल का मीडियन होता है वो उसको कितने भागों में बांटता है, वो उसको बांटता है 2 बराबर भागों में, यानी पूरे ट्राइंगल की एरिया अगर हम 2 माने या पूरे ट्राइंगल की एरिया हम 8 मान लेते हैं तो हमारे ट्राइंगल ए बी डी की एरिया 4 हो गई।
अब आपको दिख रहा है कि इसके आधार को 4 बराबर भागों में बांटा गया, यानी 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो ट्रायंगल ए बी डी के 4 हिस्से हो रहे हैं। देखो और सबका आधार बराबर है, आधार बराबर है यानी कि ऊंचाई तो सबकी समान है, यानी कि सबका एरिया कितना कितना हो जाएगा, 1 1 1, क्योंकि 4 को 4 बराबर भागों में अगर बांटा जाएगा तो सबकी एरिया कितनी हो जाएगी, 1 1 1। बस आपका काम खत्म हो गया। आपको पता चल गया कि सबकी, यानी इसकी भी एरिया 1, इसकी भी एरिया 1, इसकी भी और इसकी भी। अब आपको निकालना क्या था, ट्रायंगल बी एफ जी का एरिया बटे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। बी एफ जी का एरिया कितना है, 1 बटे ए बी सी का एरिया पूरा कितना हमने माना था, 8। तो आपका अनुपात आ गया 1:8। समझ आ गया। कहा गया कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 135 अंश है, ए बी बराबर 7, ए सी बराबर 5√3। पॉइंट ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ये 90 डिग्री की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा और फैलाइए, इसको भी। ये देखिए, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कोण ए दिया गया 135 अंश, हम लिख दे रहे हैं 135 अंश। आपको एक चीज़ और दिया गया, यहाँ पे 135 अंदर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको 135 डिग्री है, ठीक है। आपको दिया गया ए बी बराबर 7, ये 7 है, ये 5√3 है, 5√3 है, ठीक है। आपसे कहा गया पॉइंट ई एंड एफ जो है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, यानी ई यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा और एफ यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। ई एफ को मिला दीजिए, यानी ये आपको निकालना है ई एफ की लंबाई। अब ई एफ की लंबाई निकालने के लिए आपको पता है कि अगर ई और एफ ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं तो आपका जो ई एफ होगा वो बी सी का आधा होगा। त्रिभुज के प्रमेय है एक, ई एफ बराबर हो जाएगा हाफ बी सी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ई और एफ मध्य बिंदु है किसके, ए बी और ए सी के, दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो अगर उनको मिलाएंगे तो वो आधार का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब आप बी सी कैसे निकालोगे, तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो आपको पता होता है कि अगर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, कलर चेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी ए की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पता है ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, a/2, क्योंकि बी सी की लंबाई ए हो गई है तो ई एफ बी सी का आधा है, यानी a/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए बराबर आप कह सकते हैं कि अंडर रूट में बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाओ, बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 5√3 का स्क्वायर 75 माइनस 2bc यानी 2 पंचे 10 सत्ते 70√3 इंटू कॉस है, कॉस 135, कॉस 135 कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 45 यानी माइनस साइन 45, यानी माइनस साइन 45 की वैल्यू हो गई -1/√2, यानी माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। बस आपका आंसर आ गया, यानी ए बराबर इतना आ गया। अब ए बराबर आ गया तो आपकी ई एफ बराबर कितना आ जाएगा, ये आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 49 और 75 जोड़ दो, 49 और 75 कितना हो जाएगा 124 मेरे हिसाब से, 7 4 11, हाँ 124 प्लस ये हो जाएगा 35√6, 35√6, ठीक है। अब ए की वैल्यू इतनी आई है तो आपका ई एफ बराबर हो जाएगा इसका आधा, यानी ई एफ की वैल्यू आ गई इसकी आधी। तो आपको जो यहाँ पे फार्मूला नोट करना था वो ये था कि ए स्क्वायर, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों, उनके बीच का कोण दिया गया हो, तो तीसरी भुजा अपने आप निकल आती है किस फार्मूले से, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, हो सकता है डेटा कुछ चेंज रहा हो ओरिजिनल एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आप उस पर ऑपरेट कर लेंगे। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है क्या, कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, राइट। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिएगा, कहा गया कॉसेक थीटा √5/2 हो तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे कॉसेक थीटा कहीं पे दिया गया हो तो आप सीधे वैल्यू धड़ाक से पुट कर दिया करो। कॉसेक थीटा यानी अगर हम इसको थीटा माने तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी √5/2, तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। जैसे देखो 2 दूनी 4 1 5, तो कर्ण के बराबर हो जाएगा। अब आपको कॉसेक थीटा यानी कि √5/2 प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1 माइनस कॉट थीटा 1/2 इंटू साइन थीटा 2/√5 हो जाएगा। खट खट कटा, यानी हो गया √5/2 माइनस 1/√5 प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया। यानी अब इसको सॉल्व करना चाहिए तो 5 - 2 3/2√5 धन 2, यानी हम कह सकते हैं 3 + 4√5/2√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था। प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में आई इन सेंटर है
क्यू आई आर की वैल्यू 160 डिग्री है, तो पी की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका पी है, ये क्यू है और ये आर है। क्यू आई आर ये वाला आई है, इन सेंटर जो है आई। इन सेंटर कैसे फाइंड होता है? इन सेंटर इसका आधा मतलब जो कोण समद्विभाजक होते हैं वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। तो आई जो होता है, यानी अगर हम यहाँ पे क्यू आई आर की बात करें, अगर आई इन सेंटर है तो क्यू आई आर बराबर होता है 90 प्लस बचा हुआ एंगल यानी p/2, और ये बराबर आपको दिया गया है 160। यहाँ से हमारा p/2 बराबर हो जाएगा 107 माइनस 90 यानी कि 17, यानी p बराबर हो जाएगा 17 दूना 34। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है कि इन सेंटर अगर आई हो तो क्यू आई आर की वैल्यू होती है 90 प्लस p/2, राइट। तो ये प्रश्न बहुत आसान सा आया हुआ था। क्यू आई आर बराबर क्या होता है, यानी आई इन सेंटर हो तो क्यू आई आर 90 प्लस p/2 होता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के भयंकर से दिखने वाले प्रश्न भयंकर होते नहीं हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आपने सुना होगा, सेम टाइम एंड वर्क होता है। कहेगा ए एंड बी कैन कंप्लीट सम वर्क इन 20 डेज एंड 40 डेज, यानी ए 20 डेज में कर लेता है और बी 40 डेज में कर लेता है। इनके अंग्रेजी का मतलब ये हुआ, ठीक है, 24 सॉरी, ए 24, इसको 24 कर दीजिएगा, और बी कितने दिन में करता है 40 डेज में, ठीक है। कहा दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्कड फॉर 8 डेज, यानी इन्होंने स्टार्ट करा एक साथ कार्य करना, और कितने दिन तक करा 8 दिन तक। कहा आफ्टर दैट दे बोथ लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। कहा सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, यानी कि ये 8 दिन करने के बाद सी को 14 डेज करना पड़ता है तो काम खत्म हो जाता है। कहा फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क वर्किंग टुगेदर। कहा गया अगर ए और सी मिलकर कार्य करें तो 75% कितने दिन में कर देंगे। आप देखो 24 40 का एलसीएम ले लो, 24 और 40 का एलसीएम कितना हो गया 120, यानी आप मान लो कि 120 यूनिट टोटल कार्य है, ठीक है। तो 24 दिन में 120, एक दिन में 5, 40 दिन में 120, एक दिन में 3, दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करेंगे तो 8 एक दिन में करेंगे, 5 3 8, 8 दिन कर रहा, यानी 64 काम इन्होंने कर दिया है। यानी अभी बचा कितना होगा 56 वर्क, 64 कर दिया तो 56 बचा होगा। और ये 56 यूनिट सी कौन करता है, सी करता है कितने दिन में 14 दिन में, यानी सी एक दिन में करता होगा 4 यूनिट, बस काम खत्म हो गया। सी एक दिन में करता है 4 यूनिट, ए करता है 5 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेंगे 9 यूनिट एक दिन में। कौन कौन, ए और सी मिलके, ए और सी अगर 9 करेंगे, आपको करवाना कितना है 75%, 120 का 75%, यानी कि 120 का 3/4 यानी 90 यूनिट करवाना है आपको, 90 यूनिट करवाना है। ए और सी एक दिन में 9 करते हैं तो 90 करने में 90/9 यानी कि 10 दिन लगाएंगे। समझ आ गया? तो आपको ऐसे इसको ध्वस्त करना होता है टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 3000 लेंट आउट एट 12% पर एनम इज 1080, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वाज लेंट। ठीक है, आपसे कहा गया 3000 रुपये हम उधार देते हैं 12% की दर से, 1080 रुपये हमें ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं, उधार हम लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 3000 रुपये पे अगर 1080 ब्याज ले रहे हैं, यानी कि कितना % ब्याज देना पड़ा हमें, 1080 बटे 3000 गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, 1 2 1 2 3 से ये कटा, यानी कि हम 36% ब्याज दे रहे हैं। आपको पता है अगर एक साल में 12% देते हैं तो 36% देने के लिए 36% बटे 12 यानी 3 वर्ष का समय लगा होगा, यानी कि हमने लोन कितने वर्ष के लिए लिया था 3 वर्ष के लिए। ये प्रश्न हम कर चुके हैं, यहाँ पे रेडियस निकालना है। अब आपको पता है PDA और PBA दोनों क्या है, ये PBC कर लेना, PBC दोनों क्या है सेकेंड है। सेकेंड अगर है तो हमें यहाँ से पता होना चाहिए कि PD इंटू PA बराबर बाहरी भाग PB इंटू PC, बस पुट कर दीजिए, यानी 18 माइनस R इंटू 18 बराबर ये कितना हो जाएगा PB, सॉरी 18 माइनस R इंटू 18 प्लस R, क्योंकि इतना तो इतना 18 हो जाएगा और ये R यानी 18 प्लस R, ये बराबर हो जाएगा PB 8 इंटू 20, यहाँ से आपका हो जाएगा 324 माइनस R स्क्वायर बराबर 160, यानी कि R स्क्वायर बराबर 164, यानी कि R बराबर 2√41, यही निकालना है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ये याद ही होगा, x + 1/x 5 हो, x क्यूब + 1/x3, आपको पता है कि x क्यूब + 1/x3 कितना हो जाता है 5 का क्यूब 125 माइनस 3 × 5 यानी कि 15। अगर x + 1/x a हो तो x क्यूब + 1/x3 क्या होता है a क्यूब - 3, बस 125 माइनस 15 110, आंसर ही याद होना चाहिए। प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये रोम्बस हैज अ साइड लेंथ इक्वल टू वन ऑफ डायगोनल्स। कहा गया कि एक रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है वो एक विकर्ण के बराबर है। ठीक है, कहा गया अदर डायगोनल मतलब D2 की बात की गई, D2 बराबर 6√3 दिया गया है। तो आपसे कहा गया कि इसका एरिया बताओ, एरिया मतलब क्षेत्रफल बताना। आपको रोम्बस के लिए एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2, ये होता है एरिया।
क्या होता है, एरिया होता है। यानी आपको D2 तो पता है, D1 अगर किसी तरह से निकाल लें तो आपकी एरिया निकल आएगी। अब आपको मैं एक रिलेशन बताता हूँ, किसी रोम्बस के जो डायगोनल्स यानी विकर्ण होते हैं, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों और भुजाओं का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। पुट कर दो, D1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, यानी यहाँ से D2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, यानी D2 बराबर हो जाएगा √3a, और यही D2 बराबर 6√3 दिया गया है, यानी हमारा √3 कट गया, यानी a बराबर 6 हो गया। तो पहले विकर्ण की लंबाई भी 6 आ गई। अब एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है, हाफ इंटू D1 6 इंटू D2 6√3, 36√3 का आधा, यानी 18√3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, एरिया। तो आपको दो फार्मूले याद रखने थे, एक तो एरिया ए बराबर होता है हाफ D1 D2, और दूसरा विकर्णों और भुजाओं का जो रेशियो होता है वो होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, जहाँ पे D1 और D2 रोम्बस के विकर्ण है और a साइड है, राइट। प्रश्न देखिएगा, कुछ भी नहीं है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी दिया गया। आपको पता होगा कि अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब करें तो a क्यूब यानी 2x का क्यूब 8x क्यूब मिलेगा, माइनस बी क्यूब यानी 3y का क्यूब यानी 27y क्यूब मिलेगा, माइनस 3ab यानी माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y, और आपको प्लस में दिया गया 18xy इंटू 2x माइनस 3y, राइट। अब आपको पता है ये 3 दूनी 6 3 18, माइनस में 18xy इंटू 2x माइनस 3y, प्लस में 18xy इंटू 2x माइनस y, ये कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा गया ये सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा गया कोई धन 8 साल में 2 गुना हो जाता है। 100 था तो 8 साल में कितना हो गया, 2 गुना। 2 गुना क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ब्याज मिला होगा, यानी 100 से अगर 200 होता है तो ब्याज कितना मिलता है, 100 रुपीज़ का। 100 पे 100 रुपीज़ यानी 100% का ब्याज कितने साल में, 8 साल में। अगर 100% ब्याज मिलने के लिए हमें 8 साल लगते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर कितना हो जाएगा, 100% 8 साल में। तो 1 साल में जो ब्याज प्रतिशत मिलता है उसी को हम ब्याज दर कहते हैं, यानी कि हो जाएगा 100/8, यानी कि 12.5%, या 12 सही 1/2% हमारी ब्याज दर है। बस बात खत्म। प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये कैंडिडेट स्कोर्स 20% एंड फेल्स बाई 50 मार्क्स, यानी एक स्टूडेंट है जो 20% स्कोर करता है और कितने अंकों से, पासिंग मार्क्स से 50 अंक कम पाता है, यानी कि अगर 50 नंबर से फेल हो जाता है इसका मतलब पासिंग मार्क्स से 50% कम पाता है, यानी कि 20% टोटल मार्क्स का ये जो है वो P से 50 नंबर कम है, पासिंग मार्क्स से 50 कम है। अगर दूसरा कैंडिडेट जो 40% स्कोर करता है, यानी ये 40% स्कोर करता है, तो ये पासिंग मार्क्स से 30 मार्क्स ज़्यादा पाता है, P+30 पाता है। तो आपसे कहा गया कि मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। अब आप दोनों को घटा लो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20% इज इक्वल टू 80। 20% किसका, टोटल मार्क। 20% अगर 80 है तो 100% पासिंग मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100% बोले तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 80 पंचे 400। आपको समझ में आ गया होगा, यानी 20% जो टोटल मार्क्स का है वो 80 के बराबर है, तो 100% यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 400। और अगर मान लो पासिंग मार्क्स निकालना होता तो आप क्या करते, पासिंग मार्क्स अगर आपको निकालना होता तो आपको पता है 20% इतना है, 40% इतना है, यानी इसका दुगना ये वाला होगा, यानी कि 2P - 100 इज इक्वल टू P+30, यानी P बराबर कितना हो जाता है 130, यानी पासिंग मार्क 130 हो जाता है, ठीक है, 130 हो जाता है। इससे विकराल प्रश्न क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 60, कॉट स्क्वायर 45, कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू बताएं। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4, प्लस सेक 45 कॉट 45 की वैल्यू वो 1, तो उसका स्क्वायर 1, माइनस कॉसेक स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 32, 2 का स्क्वायर 4, यानी हो गया 3/4 माइनस 3, यानी हो गया -9/4, 3 - 12 -9/4। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं भी हो सकती है, हालांकि नहीं हुई होगी, लेकिन आप चेक करते रहिएगा। कहा गया कि tan स्क्वायर थीटा 1/√3 हो तो cosec 2 थीटा की वैल्यू बतानी। बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको पता होगा cosec 2 थीटा, आप एक फार्मूला जानते होंगे कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसी को पलट देंगे तो cosec 2 थीटा हो जाएगा, यानी cosec 2 थीटा यहाँ से हम कह सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 1 + 1/3 डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, यानी कि 2 × tan स्क्वायर थीटा अगर 1/3 है या 1/3 है तो tan थीटा 1/√3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 4/3 बटे 2/√3
√3 से ये कटेगा, √3 दे देगा, 4 से कटेगा 2 दे देगा, यानी आपका बचेगा कितना 2/√3। तो यहाँ से हमारा cosec 2 थीटा कितना आ गया 2/√3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। cosec 2 थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो यहाँ से जो याद रखना है वो ये है कि sin 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का एक फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, लेकिन साइन का कभी कभी tan के फॉर्म में भी चेंज करना पड़ता है, तो इस वजह से ये फार्मूला भी ध्यान रखेंगे, राइट। ये था पहले दिन का एक्सपेक्टेड पेपर कहें या मेमोरी बेस्ड पेपर कहें। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को करना है लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल पे नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जाके वहीं पे पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। गुड लक, लव यू ऑल। कल से 10 बजे रोज़ डेली आपको यहीं पे मिलूंगा इसी वीडियो के साथ। बाकी सीपीओ वाली सीरीज चलती रहेगी, सीपीओ भी खत्म कर लेंगे, मेंस हम खत्म ही कर चुके हैं। गुड लक, बस चैनल को सपोर्ट करते रहो।